नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप नागवंशी आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं मेरे इस चैनल संदीप स्टडी सेंटर में। दोस्तों, आपको पता है हम लोग इसके पहले जनजाति की काफ़ी दिनों तक क्लास चलाई है ना। और कहीं ना कहीं आपकी इतिहास की क्लास छूट गई थी और यूँ कहूँ तो महीनों भर छूट गई थी। लेकिन आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं और आपको बता दूँ, आज हम लोग जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं उसके पहले के सभी टॉपिक्स आपके कवर हो चुके हैं। ठीक है, आज हम लोग काकती वंश पे बात करेंगे। इसका मतलब है कि आपकी जितने भी और टॉपिक्स होते हैं सब कवर हो चुके हैं। आप चैनल पे जाएंगे, प्लेलिस्ट में जाएंगे है ना, जो कि छत्तीसगढ़ के इतिहास या सीजी हिस्ट्री इस नाम से होगा, तो वहाँ पे आपको सीक्वेंस वाइज क्लासेस मिलेंगी। ठीक है, क्रमबद्ध रूप में आप क्लास देख सकते हैं। बिना समय गंवाए हम लोग स्टार्ट करते हैं, क्योंकि बहुत बड़ी ठीक है ना डायनेस्टी है। आपको पता ही है बस्तर में जो है सबसे लंबी शासनकाल इनका रहा है। इसका एक सामान्य परिचय पे हम लोग बात कर लेंगे, साथ में हम लोग शासकों पे बात कर लेंगे और एक एक करके हम लोग विवरण शासकों के बारे में देखेंगे और वहीं पे कुछ इस विशेष चीज निकल के आएगी है ना, उसी को हम लोग लास्ट टाइम देखेंगे, जैसा कि हमेशा हम लोग करते हैं। यहाँ पे आपको एग्जाम ओरिएंटेड फैक्ट्स मिलेंगे, सभी को मिला के हम लोग जो है एक है ना समराइज करने की कोशिश करेंगे कौन कौन से फैक्ट्स है जिसको हमें छोड़ना ही नहीं है। हालांकि इस वंश के बारे में आपको जो है अन्नमदेव से स्टार्ट करना है। ठीक है, लेकिन उसके भी पहले आपको जानना होगा कि अन्नमदेव आया कहाँ से। ठीक है, उसको हम लोग देख लेते हैं। तो सामान्य परिचय स्टार्ट करने से पहले वो चीज़ हमें देखना एक बार जरूरी है, ताकि आपको समझ में आ जाए। इसको लिखना मत, एक बार समझने की कोशिश करें। एक काकती डायनेस्टी है, इसका आगमन कहाँ से हुआ? तो याद रखना वारंगल, ठीक है, जो कि साउथ वाला है, आपका तेलंगाना आंध्र प्रदेश वाला जो क्षेत्र है वारंगल, यहाँ से इनका आगमन होता है। और वारंगल में काकती डायनेस्टी, ठीक है, इसके संस्थापक होते हैं गणपति। ठीक है, इसको बस अच्छे समझ के एक बार रखो। ठीक है, इसको लिखने की जरूरत है नहीं, और कभी क्वेश्चन आ जाए तो भी कहा नहीं जा सकता। तो याद रखना वारंगल से इनका आगमन हुआ है, क्योंकि बस्तर में आके स्थापना कर रहे हैं। ठीक, अन्नमदेव आके करेगा। ठीक है, तो उसको हम लोग देखने की कोशिश करें कि अन्नमदेव आया कहाँ से। तो वारंगल याद रखना, यहाँ से इनका आगमन हुआ है। गणपति यहाँ के संस्थापक थे। यहाँ एक चीज याद रखना, समराइज करके बताऊंगा। गणपति के दो पुत्री थी, याद रखना। एक का नाम था, ठीक है, रुद्रांबा। क्या नाम था? रुद्रांबा। और एक का नाम था गढ़पांबा। ठीक है, एक रुद्रांबा और एक गढ़पांबा। ठीक है, याद रखना रुद्रांबा की एक पुत्री हुई। सबसे पहले तो विवाह देख लेंगे इसके, है ना। तो रुद्रांबा, इनके पति का नाम था वीरभद्रेश्वर। मैं पूरा लिखूंगा नहीं, वीरभद्रेश्वर, जो कि चालुक्य वंश का था। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना, बताऊंगा। रुद्रांबा इसकी एक पुत्री का नाम है, एक गढ़पांबा, उसको छोड़ दो उधर अब। ठीक है, कहीं जाए रुद्रांबा। ठीक है, रुद्रांबा इनकी विवाह होती है वीरभद्रेश्वर, जो कि चालुक्य वंश का, ठीक है, एक शासक था। अब इनसे एक पुत्री होती है जिनका नाम है, ठीक है, ममडंबा। क्या नाम है? ममडंबा। ठीक है, इनकी एक पुत्री होती है, उनका नाम ममडंबा है। इनका विवाह होता है महादेव से। ये याद रखना, ये महादेव जो है चालुक्य सोलंकी वंश, ठीक है, इसके शासक थे। और दोनों डिफरेंस है, ये जो गुजरात वाला, ठीक है, ये दोनों डिफरेंस है। आप जब इंडियन हिस्ट्री पढ़ोगे तो आपको और अच्छे समझ में आएगा। तो ये चालुक्य वंश, क्लियर है, चालुक्य वंश के शासक थे वीरभद्रेश्वर। और ये चालुक्य ही है सोलंकी वंश, मतलब ये गुजरात वाला क्षेत्र से थे। तो इनकी विवाह किससे होता है? महादेव से होता है। अभी के लिए समझ के रखेंगे। ममडंबा से आपको याद रखना है, इनके 3 बच्चे होते हैं। ठीक है, मतलब इनके 3 पुत्र पुत्रियां थी। एक पुत्री थी, 2 पुत्र थे। ठीक है, एक का नाम है, ठीक, प्रताप देव। एक कौन था? प्रताप देव। ठीक है, और दूसरा था आपका, ठीक, एक प्रताप देव था, दूसरा था अन्नमदेव। ठीक, और तीसरे इसकी एक पुत्री का नाम थी रैला देवी। क्लियर है? तो यहां तक कि बस एक चीज, एक व्यू रख लेना कहां से अन्नमदेव आए हैं। यहां पे आपको एक चीज समझना है। तो गणपति, रुद्रांबा, ममडंबा आपको समझ में आ गया होगा, इनके 3। ठीक है, प्रताप देव, अन्नमदेव, रैला देवी। चूंकि रुद्रांबा देख रहे हो, इसके कोई उत्तराधिकार नहीं थे। ठीक है, इसलिए इन्होंने अपनी पुत्री के पुत्र, ठीक है, कौन हुए? प्रताप देव, इनको इन्होंने, ठीक है, दत्तक लिया था। ठीक है, अडॉप्ट किया था। अब यहाँ पे हम लोग, ठीक है, और यहाँ पे बताना चाहें तो काफ़ी सारे डिटेल्स में बता सकते हैं। इंडियन हिस्ट्री यहाँ पे जुड़ सकती है, लेकिन हमें सिर्फ सीजी हिस्ट्री फोकस करना है। और अब तक जो हमने पढ़ा है वहाँ से क्वेश्चन आने की कोई संभावना नहीं है। तो अन्नमदेव से स्टार्ट करने हैं। तो ये तो सिर्फ हम लोग देख रहे थे। तो याद रखना, यहाँ पे आप पढ़ते हो कि भाई अब अलाउद्दीन का नाम आता है। ठीक है, उसके बाद अब तुगलक का नाम आएगा।
ठीक है, वो आक्रमण करेंगे। अब ये भी देखते हो कि प्रताप देव जो है सोने की जंजीरों में अपने खुद के सोने की मूर्ति में जो है जंजीर लगा कर ये वो करते, समर्पण कर देते हैं। ये सब चीज़ आप देखते हो। तो इसी बीच जो है डायरेक्ट याद रखना, अन्नम देव इस छोड़ के बस्तर आ जाते हैं उचित अवसर देखकर, ठीक है। बस्तर आते हैं और बस्तर में इस टाइम आपको पता है कौन सी डायनेस्टी रूल कर रही है, छिंदक नाग डायनेस्टी, ठीक है, जिसके अंतिम शासक होता है हरीश चंद्र देव। अगर आपको याद हो, मैं पिछली क्लास आपको पढ़ाया था जो हिस्ट्री वाली है, उसको हराते हैं और इस प्रकार जो है ये बस्तर में आके, ठीक है, काकती वंश की नींव डालते हैं, ठीक है। इस प्रकार ये करते हैं, 1324 ईस्वी में होता है। तो अब यहाँ से जो हम लोग पढ़ेंगे उसको आप देखना स्टार्ट करें, कि करके नोट करना, ठीक है। ये आपको अन्नम देव को जानना था, इसके लिए जो है उसके अभी क्या लगेंगे नहीं पता, गणपति वहाँ से हमने देखा है, ठीक है। तो याद रखना बस इतना ही है, जो एक चीज़ आपको देखना था जहाँ से आपको समझ में आ जाए कि ये जो डायनेस्टी आई कैसी है। अच्छा, एक चीज़ और याद रखना, जो काकती वंश हम लोग कह रहे हैं, कहीं कहीं चालुक्य वंश के नाम से इसे जाना जाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं आप देख रहे हो इसका जो संचालन है वो चालुक्य वंश से हो रहा है, ठीक है। इसके कोई उत्तराधिकार नहीं था, दत्तक इसको, ठीक है, प्रताप देव को लिया था। तो कहीं ना कहीं चालुक्य वंश है ना, ऐसा भी कहा जाएगा इसको। तो उसके लिए हैरान ना होना, काकती बोले चालुक्य बोले, ठीक है, छत्तीसगढ़ के संदर्भ में एक ही है, वही आप मान के चलना, क्योंकि किसी भी नाम से पूछ सकते हैं, इसलिए मैं ऐसा कह रहा हूँ। तो याद रखना, बार बार यही आप देखते भी आते हो, कहीं कहीं चालुक्य वंश के नाम से पूछा जाता है। तो याद रखना, ये बस्तर में जो है सर्वाधिक समय तक शासन करने वाली वंश है, ठीक है। इसके बाद सेकंड चीज देखना, जो कि लगभग याद रखना 1324 से 1961 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया है। यदि इसको शताब्दी में पूछे तो कितना आएगा, 14वीं से, ठीक है, 20वीं शताब्दी, यहाँ तक इनका शासनकाल रहा है। एकदम क्लियर है। इस डायनेस्टी को चालुक्य वंश भी कहा जाता है, याद रखना, चालुक्य वंश भी कहा जाता है। और आप बस्तर के हल्बी भत्री लोकगीतों में देखेंगे तो इसे चालकी वंश कहा गया है। चालकी वंश लिखा रहता है, लेकिन वो, ठीक है, गलत है, चालकी वंश कहा गया है। वंश इस सीजी में जो है वंश कहा जाता है वंश को, है ना। तो ये चालकी वंश इस नाम से भी इन्हें जाना जाता है, आगे आपको मिलेगा। अब इसके बाद इंपॉर्टेंट है इसके संस्थापक कौन थे। जैसा कि आपको मैंने पिछले बार भी बताया था, जब मैंने छिंदक नाग डायनेस्टी आपको पढ़ाया था, जो लास्ट रूलर आए थे कौन, हरीश चंद्र देव, ठीक है, हरीश चंद्र आए थे। तब मैंने कहा था कि 1324 ईस्वी में, ठीक है, अन्नम देव ने, ठीक है, अंतिम छिंदक नाग डायनेस्टी रूलर जो कि कौन है, हरीश चंद्र, ठीक है, हरीश चंद्र, उसको जो है पराजित करके अन्नम देव ने, ठीक है, बस्तर में काकती वंश की नींव डाली थी। एकदम क्लियर है। तो संस्थापक कौन थे, अन्नम देव वॉज द फाउंडर ऑफ दिस डायनेस्टी। सेकंड चीज है, इनकी कैपिटल कौन कौन सी थी, राजधानियां। मैं राजधानी ना बोल के राजधानियां बोल रहा हूं, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे कैपिटल्स आपको देखने को मिलेगा। सबसे पहले है मधोता, इसको एक एक करके लिखना। दूसरा कैपिटल लिख लेना चक्रकोट। तीसरा आपको यहाँ पे जानना है, ठीक है, बस्तर। ये बिल्कुल सीक्वेंस है। ये भी आपको ये भी पूछा जा सकता है कि इस वंश के शासकों द्वारा राजधानी स्थानांतरित करने के क्रम से जमाइए, स्थानांतरित करने को, कि कहाँ से कहाँ किए हैं। तो एक क्रम भी है ना, वो क्वेश्चन कैसे भी बना सकते हैं। तो बस्तर, इसके बाद आप देखते हो वो रहेगा जगदलपुर। अब इंपॉर्टेंट हो जाता है इनके शासकों को देखना, है ना। तो इनके हम लोग शासक को देख लेते हैं। जैसे कि हो गया, ठीक, मंदोता। तो मंदोता है, ये जो है आपके पहले ही शासक आप देख रहे हो, अन्नम देव, जो कि संस्थापक है। इनके समय में ये राजधानी थी। चक्रकोट आपको बोले तो ये पुरुषोत्तम देव, ठीक है, पुरुषोत्तम देव इनकी राजधानी थी। फिर बस्तर की बात आएगी तो दिक्पाल देव, याद रखना इसको, दिक्पाल देव इनकी राजधानी थी। फिर जो जगदलपुर अंतिम तौर पे एक बार और शिफ्ट किया जाएगा, वो दलपत देव रहेंगे, ठीक है, जो कि मराठों के भय से, है ना, क्योंकि प्रथम भोसला आक्रमण और भोसला मराठा में भी कंफ्यूज नहीं होना, एक ही है ना। तो प्रथम मराठा आक्रमण बोल लो, भोसला आक्रमण बोल लो, वो दलपत देव के समय हुआ था 1770 ईस्वी में। तो उनके भय से जो है ही शिफ्टेड हिज कैपिटल फ्रॉम बस्तर टू जगदलपुर, ठीक है। इसको भी आपको याद रखना है। याद रखना काकती डायनेस्टी, ठीक है ना, इस वंश की जो कुल देवी, ठीक है, ये दंतेश्वरी देवी है। हालांकि आपको जब आप पढ़ोगे रक्षपाल देव, वो राजपाल देव ही है, ठीक है, आगे शासक आएंगे, उनका अन्य नाम है रक्षपाल देव। तो उनके उपासक, ठीक है, वो जो उपासक रहेंगे वो मणिकेश्वरी देवी के होते हैं। ही वॉज द फॉलोअर ऑफ मणिकेश्वरी, है ना, और देवी उसके वो फॉलोअर रहते हैं। लेकिन याद रखना, ओवरऑल आपको पूछे काकती वंश इनके कुल देवी कौन थी, तो वो दंतेश्वरी देवी थी। इसको आपको याद रखना है। अब हम लोग आगे चलते हैं शासकों, है ना, शासकों पे चलते हैं।
यहाँ पे आपको एक एक करके देखना है, शासक का क्रम आपको पूछ सकते हैं। तो आई होप कि है ना, मुझे उम्मीद है यहाँ तक कि आपको मैंने समझाया होगा, ठीक है, समझा अच्छे से पाया होगा। तो हम लोग अब शासकों पे चलते हैं, शासकों को एक एक करके देखना, ठीक, इसका क्रम पूछा जा सकता है। हालांकि आपको पढ़ना 17-18 है, लेकिन 22 शासकों के नाम आपको याद होने चाहिए। तो एक एक करके देखना। सबसे पहले संस्थापक है वो अन्नम देव, ठीक है, अन्नम देव। दूसरा एक एक करके इसको नोट करते जाना है ना, क्योंकि फिर से नहीं बताऊंगा। अन्नम देव, दूसरा रहेगा आपका हमीर देव, ठीक है। तीसरा शासक आपको देखने को मिलेगा भैरव देव की बात करोगे। चौथे नंबर पे पुरुषोत्तम देव, ठीक है, पुरुषोत्तम देव। फिर पांचवें नंबर पे देखेंगे पुरुषोत्तम देव आएगा, यहाँ तक कि पूरी डिटेल पढ़ते हैं, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ते हैं प्रताप राज देव, फिर जगदीश राज देव। लेकिन उसके पहले आपको दो नाम याद रखना है, एक है आपके जयसिंह देव और छठवें नंबर पे याद रखना है नरसिंह देव। इस सीक्वेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, सीक्वेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सीक्वेंस में पूछ सकते हैं, ये दोनों के बारे में आप डिटेल नहीं पढ़ते। उसके बाद आप कितना हो गया 5, ठीक है, 6। अब 7वें नंबर पे देखेंगे नरसिंह के बाद, इसके बाद आप प्रताप देव की बात करोगे, ठीक है, प्रताप देव, इसको अच्छे से लिख लेना है ना, प्रताप देव, सुन के लिखने की कोशिश करेंगे। फिर आपके 8वें नंबर पे आ जाएंगे जगदीश, ठीक है, राज देव, 8 हो गए, ठीक। फिर 9वें जगदीश राजदेव, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका प्रताप देव, जगदीश राजदेव, बिल्कुल। इसके बाद आप पढ़ते हो वीरसिंह देव और दिक्पाल देव, ठीक। इसके बारे में डिटेल को मैं बता रहा हूँ जो पढ़ते हैं, लेकिन जब वीरसिंह देव की बात करोगे उसके पहले एक याद रखना वीर नारायण देव, ठीक है। इसके बाद 10वें नंबर पे आपको पढ़ना है वीरसिंह देव, इसको याद करेंगे हम लोग। 11वें नंबर पे, ठीक है, आप पढ़ते हो दिक्पाल देव, जो कि, ठीक है, दिक्पाल देव, इन्होंने कैपिटल अपना स्थानांतरित किया था, ठीक है। इसकी कैपिटल क्या थी, अब देखेंगे तो बस्तर, ठीक है। तो 11 है, इसको एक बार आप याद रख लो, ठीक है, याद कर लो, क्योंकि इसके बाद जो हम लोग लिखेंगे उस सभी के बारे में डिटेल पढ़ना होता है, मैं लिखाऊंगा, तो इसको याद करने की कोशिश करते हैं हम। सबसे पहले देखेंगे, आप वहीं पे भी बोल सकते हो या फिर है ना, इसको बिठाने की कोशिश करना। संस्थापक थे अन्नम देव, हमीर और भैरव, ठीक है। इसमें एक चीज़ ट्रेस करना, जो कि हमीर है, ये रा, ठीक है, थोड़ा सा आएगा, इसको एक और तरीका बताऊंगा जब हम लोग डिटेल पढ़ेंगे, तो एक और तरीका है। तो ये आपका देख रहेंगे हमीर है, ठीक है, ये थोड़ा है ना वैसे दिख रहा है, मतलब आर जो आपके रा है, ठीक है, ये ज़्यादा आपको दिखने को मिल रहा होगा। हमीर, भैरव, ठीक है, पुरुषोत्तम, ठीक है। तो अब जैसे भी मेरे को ट्रिक ज़्यादा नहीं आता है, ठीक है। तो अन्नम, हमीर, भैरव, जैसे मेरे को याद हुआ है, पुरुषोत्तम, एकदम क्लियर है। अब इसके बाद थोड़ा सिमिलर मिलेगा, एक मिलेगा जयसिंह, उसके बाद नरसिंह, मतलब थोड़ा याद करने लायक हो सकता है, दो जोड़े मिलेगा, जयसिंह देव फिर नरसिंह देव। उसके बाद आएंगे, ठीक है, जयसिंह नरसिंह के बाद प्रताप राज देव, उसके बाद जगदीश राजदेव। हालांकि यहाँ पे जयसिंह और जगदीश में आप, ठीक है, वो हो सकते थे, लेकिन ये जयसिंह है, नरसिंह है, प्रताप, ठीक है, प्रताप देव लिख दिया, प्रताप राजदेव है, याद रखना। प्रताप देव और मिलेंगे आगे, है ना, इसको याद रखना, प्रताप, ठीक, इसको राजदेव लिखना, प्रताप राजदेव, फिर जगदीश राजदेव। ये 2 जोड़े में फिर आपको मिल गया है, ठीक है। और ये दो, इसके डिटेल्स भी जोड़े में मिलते हैं। गोलकुंडा शासक दोनों पे आक्रमण करते हैं, उनके नाम अलग अलग बस होते हैं, ठीक है, इसको भी देखेंगे। उसके बाद देखना आपको वीरसिंह देव पढ़ना होता है, ठीक है। तो वीर नारायण, ठीक है, वीर नारायण देव, ठीक है, वीरसिंह देव, वीर नारायण सिंह देव मत कर देना भाई, ठीक है। तो इसको आपको ध्यान रखना है, वीर नारायण देव, वीरसिंह देव, आपको जोड़े मिल रहा है। फिर एक देव देव कर लो, हालांकि सब में तो देव ही है, दिक्पाल देव, एक आप सेपरेटली इसको याद कर लेना। तो ये कितने नाम हो गए, 11 नाम हो गए, 11 शासक हुए। अब 11 शासकों के नाम आपको और पढ़ना है, यहाँ पे देखेंगे। अब हमें 11 और पढ़ना है, तो 12वां हो जाएगा, याद रखना, ठीक है, राजपाल, राजपाल देव, ठीक है। तीसरे नंबर पे एक मूर्ख इंसान आएगा, चंदेल मामा, चंदेल चोर इसको मैं बोलता हूँ। पढ़ते वक्त भी आप खुद पढ़ेंगे तो आप खुद बोलेंगे, जब डिटेल पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। तो राजपाल देव, ठीक है, और ये चोर। उसके बाद देखेंगे 14वें नंबर पे दलपत देव, ठीक है, दलपत देव आएगा। उसके बाद अजमेर सिंह, आप पढ़े होंगे, अजमेर देव बोल लो, अजमेर सिंह देव बोल लो। 16वें नंबर पे दरिया देव, ठीक है, जो कि महामूर्ख था। उसके बाद देखेंगे 17वें नंबर पे, ठीक है, तो ये दरिया देव है। दरिया देव के बाद आएंगे महिपाल देव, ठीक है, महिपाल देव। इसके बाद देखेंगे भूपाल, ठीक है,
भोपाल देव की बात करेंगे, 19वें हो गया, 18वां हो गया भोपाल। 19वें नंबर पे आएंगे। इसके बाद अब भैरम देव की यहाँ पे आप बात कर सकते हो। 20वें नंबर पे भैरम के बाद रुद्र प्रताप देव, ठीक है, रुद्र प्रताप देव आएंगे। क्लियर है? हाँ ठीक है, जो अल्प आयु में रहेंगे। उसके बाद प्रफुल्ल कुमारी, ठीक है, प्रफुल्ल कुमारी, ठीक है, जो प्रजाओं के आज्ञा पे आते हैं। और लास्टली आपको देखना है, ठीक है, प्रवीण चंद्र भंजदेव। तो इस प्रकार आपको 22 नाम आपको याद होने चाहिए। फिर से रिवाइज कर लो। अन्नम, हमीर, भैरव, पुरुषोत्तम, जयसिंह, नरसिंह, ठीक है, जयसिंह हो गया, नरसिंह, प्रताप राज, जगदीश राजदेव, ठीक है। जगदीश राजदेव के बाद पढ़ते हो वीर नारायण, ठीक है, देव। उसके बाद वीर सिंह देव, उसके बाद दिक्पाल देव, फिर राजपाल, राजपाल या फिर रक्षपाल बोलो, उसका अन्य नाम रक्षपाल है। बार बार रक्षपाल इसलिए निकल रहा है क्योंकि उसका अन्य नाम रक्षपाल है। अभी अजीब अजीब नाम आपको देखने को मिलेगा। किसी की वाइफ का नाम बघेलिन होगी, किसी की चंदेलिन, किसी की बघेलिन चंदेलिन दोनों होगी, किसी की तो मेघई अरिचकेलिन मिलेगा, जो आप देख रहे हो ना भैरव देव, तो मिलेगा। उसके बाद अब ठीक है, कितने पे पहुंच गए हो, जो कि आप दिक्पाल देव तक पहुंच गए हो। उसके बाद आप राजपाल देव बोलोगे, राजपाल के बाद चंदेल, चंदेल के बाद जो है आपके आ जाएंगे दलपत, फिर अजमेर, फिर दरिया देव, दरिया के बाद महिपाल, भोपाल, फिर आपका भैरम, रुद्र प्रताप, और फिर आप प्रफुल्ल कुमारी, प्रवीण चंद्र भंजदेव की बात करेंगे। तो इस प्रकार 22 नाम आपको याद होने चाहिए। अगर पूछे तो ही फिर इसका वैल्यू है। तो देख लेना इसको अच्छे से आप, है ना, आप डिटेल पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा। ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि डिटेल पढ़ते हो तो आप सीक्वेंस वाइज पढ़ते हो और याद होता ही वैसे, क्योंकि हमारा माइंड वैसे ही काम करता है एक के बाद एक, तो आपको ये चीज़ याद होगा क्योंकि डिटेल रहेगा तो आप फिर आराम से निकालेंगे। तो कोशिश करना इसको रटने से पहले आप डिटेल पढ़ लो, उसका वो याद हो जाए, फिर आप सीक्वेंस से खुद ही जमा सकते हो उसको। ठीक, तो देखना पहला मैंने शासक कहा है अन्नम देव, ठीक, अन्नम देव। आपको पता है ये 1324 ईस्वी में, ठीक है, छिंदक नागवंशी शासक, क्या छिंदक नागवंशी, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, सुन के लिखेंगे, है ना, शासक हरिश्चंद्र को, ठीक है, याद रखना हरिश्चंद्र, इसको, ठीक है ना, हरा कर, इसे पराजित करके बस्तर में काकती वंश के, ठीक है, इन्होंने नींव डाली। तो मैंने इसको पहले आपको बताया था। तो ही एस्टेब्लिश द डायनेस्टी बाय डिफीटिंग लास्ट छिंदक नाग डायनेस्टी रूलर हरिश्चंद्र देव, या फिर उसका नाम सिर्फ हरिश्चंद्र था, इसको भी आपको देख लेना है। हिज कैपिटल वाज मंधोता, इसको आपको नहीं भूलना है, इनकी कैपिटल, ठीक है, इसके कैपिटल क्या था, इसकी राजधानी क्या थी, मंधोता थी, ठीक है, ब्रैकेट में इसको बस्तर करके लिख लेना, ठीक है, मंधोता थी। दूसरी चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनकी कुल देवी का नाम, ठीक है, दंतेश्वरी, ठीक है, दंतेश्वरी है, जो कि माँ दंतेश्वरी इनकी कुल देवी थी। यहाँ तक क्लियर होगा। लेकिन इससे भी इंपॉर्टेंट है, इन्होंने अपनी कुल देवी, ठीक है, कुल देवी दंतेश्वरी, ठीक है, माता मंदिर का निर्माण, याद रखना, मंदिर का निर्माण, इसको याद रख लेना, तराला ग्राम, ठीक है, दंतेवाड़ा। He built this temple at Tarala village of Dantewada at the confluence of डंकनी संकनी रिवर्स। तो याद रखना, इन्होंने अपनी, इनकी कुल देवी क्या है, दंतेश्वरी माता है, ठीक है, इन्होंने अपनी कुल देवी दंतेश्वरी माता के मंदिर का निर्माण तराला ग्राम में, इसके बाद क्या कहा मैंने, डंकनी संकनी नदी के संगम स्थल पर कराया। एकदम क्लियर, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको पूछा जा सकता है। और इसकी राजधानी तो वैसे भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि 3-4 आप राजधानी यहाँ पे देखे हो तो क्रम से पूछ ले, सिंगल पूछ ले, और संस्थापक भी ये पूछ सकते हैं, सभी इंपॉर्टेंट है। लेकिन इसके बाद भी इंपॉर्टेंट है इनका एक रॉक एडिक्ट है, शिलालेख, क्या, शिलालेख, जो कि है दंतेवाड़ा, दंतेवाड़ा शिलालेख, ठीक है। याद रखना, यहाँ जो इनके शिलालेख है ये छत्तीसगढ़ी भाषा में रचित, ठीक है, छत्तीसगढ़ी भाषा में रचित पहला शिलालेख है, ठीक है, छत्तीसगढ़ी भाषा में रचित पहला शिलालेख है, जहां पे अन्नम देव को इंपॉर्टेंट हो जाता है, अन्नम राज कहा गया है। दो चीज, इनका रॉक एडिट कौन सा है, दंतेवाड़ा शिलालेख, ठीक है, शिलालेख कौन सा है, दंतेवाड़ा शिलालेख। दंतेवाड़ा शिलालेख छत्तीसगढ़ी भाषा में रचित पहला शिलालेख है, ठीक है, ठीक है, जिसमें जो है अन्नम देव को अन्नम राज कहा गया है। तो इनका अन्य नाम क्या मिला है आपको, अन्नम राज, ठीक है, ऐसे करके आप लिख सकते हो, अन्नम राज। दूसरा चीज, इन्हें जो है बस्तर के 2 सॉन्ग आपको मैं बता देता हूं, हल्बी, उसको लिख लो, सेकंड लाइन आपको होना चाहिए, हल्बी और भत्री, ठीक है, हल्बी भत्री लोकगीतों में चालकी वंश राजा कहा गया है, इसको लिख लो। इसके बाद अगला फैक्ट्स आप लिख लेना,
बस्तर के हल्बी भतरी लोकगीतों में अन्नम देव को चालकी वंश राजा कहा गया है। इस प्रकार इसके एक अन्य नाम और क्या मिला, चालकी वंश राजा। वंश मतलब ठीक है, सिजी में वंश को वंश बोला जाता है, जैसे काकती वंश है उसको काकती वंश ऐसा बोला जाता है। तो इतनी चीज़ इसके बारे में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद इसकी है ना पत्नी को भले छोड़ दो, बड़ा अजीब नाम है। इनकी पत्नी का नाम है सोन कुंवर, यहाँ तक तो सही है, चंदेलिन। ठीक, तो इनकी पत्नी का नाम सोन कुंवर चंदेलिन है, जो कि चंदेल राजकुमारी है। अभी और देखो, ये तो ट्रेलर है, इसके बाद देखना आप। ठीक है, तो अन्नम देव हो गया। सेकंड शासक क्या पढ़े थे, हमीर देव के बारे में हमने बात करी थी। वी गॉट द इंफॉर्मेशन अबाउट हमीर देव फ्रॉम द हिस्ट्री ऑफ ओडिशा। तो हम कहाँ से प्राप्त करते हैं या फिर हमें कहाँ से प्राप्त हुआ इनके बारे में जानकारी, जो कि हमीर देव है, याद रखना ओडिशा के, ठीक है, इतिहास से प्राप्त हुआ, वही उसके बारे में बस इंपॉर्टेंट है। तो अगला है आपका, ठीक, हमीर देव, इसके बारे में पढ़ें। पहला ही लाइन लिखना जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं पहली ही लाइन इसको लिखा रहा हूँ। इसके बारे में जानकारी जो है, ठीक है, उड़ीसा के इतिहास से प्राप्त हुई है। आपको पूछे कौन सी काकती है ना रूलर है, काकती शासक है, जिसके बारे में हमें जानकारी, ठीक है, उड़ीसा के इतिहास से प्राप्त हुई है, तो वो कौन से रहेंगे, हमीर देव। इनका अन्य नाम है, ठीक है, एमिराज देव, पता नहीं भाई, एमिराज देव, ठीक है, व्हाट अ नेम, एमिराज देव। तो हमीर देव का अन्य नाम एमिराज देव है। इनकी जानकारी जो है उड़ीसा के इतिहास से प्राप्त होती है। अब यहाँ पे देखो इनकी पत्नी का नाम, ये पूछ भी सकते हैं ना, कभी एग्जामिनर भी तुक्का मारते हैं, याद रखना। आप तो मारते ही हो, लेकिन वो कभी कभी जो है इतनी इंपॉर्टेंट को छोड़ के, ठीक है, मारते हैं कि इतने कुछ है तो ये है कि नहीं। इनकी पत्नी का नाम याद रखना, वो है श्याम कुमारी बघेलिन, ठीक है। तो पहले का चंदेलिन, दूसरे का बघेलिन। अब एक और शासक आते हैं जिनकी वाइफ का नाम है मेघई अरिचकेलिन होता है। तो तीसरे शासक आपने पढ़ा था भैरव देव, ठीक, भैरव देव। भैरव देव डायरेक्ट आ जाना, इनकी पत्नी के नाम से ही आ जाना, क्योंकि उन्हीं के फैक्ट मिलता है। इनकी पत्नी का नाम था मेघई क्या अरिचकेलिन, इसको अच्छे से लिखना, मेघई अरिचकेलिन, ठीक है। और ऐसे कहा जाता है कि मेघई जो है, मेघई अरिचकेलिन जो है, ये आखेट विद्या में निपुण थी, प्रोफिशिएंट इन हंटिंग, ठीक है, मतलब शिकार जो है उसमें ये निपुण थी, ठीक है, इसको याद रखना है। और ऐसे कहा जाता है कि इनके नाम पे मेघई साड़ी जो है, ठीक है, इनके नाम पे ही बस्तर में काफ़ी फेमस है। 2 फैक्ट लिख लेना, इन्होंने, ठीक है, किनसे विवाह किया था या फिर इनके पति का नाम क्या है, मेघई अरिचकेलिन था, ठीक है। और दूसरी चीज़ इसको लिख लो, ये आखेट विद्या में निपुण थी। तीसरी चीज़, मेघई, इनके नाम पे मेघई साड़ी बस्तर में प्रसिद्ध है, ऐसे कहा जाता है, ठीक है। ये रहा भैरव देव है, ठीक है, इसे भैरज देव भी कहा जाता था, किसी ने नहीं छोड़ा अपना अन्य नाम। तो हम 22 तो पढ़े ही पढ़े, इसके साथ ही साथ और पढ़ना पड़ रहा है आपको, ठीक है। तो अन्नम देव को अन्नम राज, चालकी वंश राजा। फिर दूसरा आपने क्या पढ़ा, हमीर देव पढ़ा है, राइट, हाँ, हमीर देव पढ़ा है। उसका कोई अन्य नाम नहीं मिला है, लेकिन जो आपकी भैरव देव है इसके बारे में आपको मिला है। हाँ, अच्छा, हमीर देव का नाम मिला है एमिराज देव, ठीक है, इसी का तो सबसे सुंदर नाम है भाई, इसको कैसे भूल सकते हैं, एमिराज देव। फिर भैरव देव के बारे में भैरज देव, ठीक है। तो 3 हुआ, लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अब तक आपने पढ़ा है ना, इसमें अन्नम देव को छोड़ना मत, ठीक है। और दूसरी चीज़ है, ये पुरुषोत्तम देव मैं जो पढ़ा रहा हूँ इसको छोड़ना नहीं। अगर आपने शॉर्ट वीडियो देखा होगा कुछ दिनों तक, मैं, ठीक है, यहाँ वहाँ जाके आपको शॉर्ट वीडियो के माध्यम से दिखा रहा था, ठीक है। आप इंटरेस्टेड हैं तो जाइए चैनल पे देख सकते हो, जहाँ पे मैंने बस्तर दशहरा के बारे में बताया, जहाँ पुरुषोत्तम देव का मैंने जिक्र किया था, है ना। तो चौथे आपके शासक हैं पुरुषोत्तम देव। एक स्टोरी में ख़त्म करूँगा, इतने सारे आप करते हो कि, है ना, इन्होंने जो है, ठीक है, घोंचा पर्व की, है ना, शुरुआत की थी, बस्तर दशहरे की शुरुआत की थी, रथ खींचने की परंपरा की शुरुआत इन्होंने की है। एक स्टोरी में सब कुछ खत्म हो गया, इनकी उपाधि क्या है, ठीक है, और उसके बाद एक किसके उपासक थे, ठीक है, ये सब कुछ एक स्टोरी में खत्म होगा। बहुत अच्छे से इसको समझेंगे। सबसे पहले देखना, ये आप सेपरेटली याद रख लेना, ये पहली बार होता है जब, ठीक है, काकती रूलर जो है अन्नम देव के बाद, अन्नम देव तो उसकी राजधानी मधोता थी, ये पहली बार होता है जब इन्होंने मधोता से अपनी राजधानी कहाँ शिफ्ट करी है, चक्रकोट, जैसा कि मैंने आपको बताया था। He shifted his capital from Maratha to
चक्रकोट। याद रखना इन्होंने जो है उपाधि, अब मैं 3-4 चीज़ लिख रहा हूँ। उपाधि हो गया, उपासक हो गया, यहीं पे हम लोग देखेंगे उपासक, ये आपको मिलेगा, ठीक है। तीसरी चीज़ हम देखते हैं कि यहाँ पे, ठीक है, घोंचा पर्व की शुरुआत। मैं सबको एक बार बता देता हूँ आपको, बस्तर दशहरे की शुरुआत इनके द्वारा किया गया। बस्तर दशहरे में जो है आपके रथ खींचने की परंपरा, ठीक है, रथ खींचने की परंपरा। बस्तर में मड़ई मेले की, ठीक है ना, मड़ई मेले की शुरुआत। इसको हम लोग देख लेते हैं। उपाधि इन्होंने रथपति की उपाधि धारण की थी, बस इतना ही मिलता है। रथपति इसको अच्छे से लिखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग ऐसी मजाक नहीं, ठीक है, अच्छे से लिखना। स्टोरी हम लोग देखेंगे, पहले इस फैक्ट्स को लिख लो। राजधानी, ठीक है, मधोतस चक्रकोट करी है। उपाधि इसकी रथपति थी, ठीक है, जो कि प्रदान की गई थी, ठीक है। कैसे उसको हम लोग देखेंगे। उपासक एक जगन्नाथ स्वामी के थे, ठीक है, स्वामी के थे, याद रखना। उसके बाद इन्होंने बस्तर में घोंचा पर्व की शुरुआत की, ये लिख लो। बस्तर दशहरे की इन्होंने शुरुआत की है। रथ खींचने की परंपरा जो कि बस्तर दशहरे में खींचा जाता है, जो मैंने आपको दिखाया है, ठीक है ना, वो इसकी शुरुआत इन्होंने ही की थी। मड़ई मेले की शुरुआत बस्तर में इन्होंने की है। इनकी वाइफ का नाम, ठीक है ना, इनकी वाइफ का नाम भी बघेलिन है, लेकिन उसके पहले है कंचन कुंवर। तो इनकी वाइफ का नाम थी, है ना, इसके वाइफ का, या फिर इनकी वाइफ थी कंचन कुंवर, इसको लिख लेना, ठीक, कंचन कुंवर, फिर से बघेलिन डालना, है ना। ये बार बार आपको चंद्रेन बघेलिन, चंद्रेन बघेलिन, आगे तो एक ही जने का 2 जने मिलते हैं, बघेलिन चंद्रेन, जो कि राजपाल देव है। आगे हम लोग देखेंगे, ठीक है। हिस्टोरी यहाँ है, इसको देख लेना। ये इसको देखोगे तो आपको ऐसी याद आ जाएगी, इसलिए बता रहा हूँ, ठीक है। एक चीज़ याद रखना, इन्होंने एक बार जो है, ठीक, पुरी के, याद रखना, पुरी के जगन्नाथ स्वामी के, ठीक है, जगन्नाथ स्वामी के दर्शन हेतु गए, उनके दर्शन करने के लिए गए, पुरी के जगन्नाथ, ठीक है ना। जगन्नाथ स्वामी के दर्शन के लिए कौन गए? पुरुषोत्तम देव गए। और ऐसा कहा जाता है कि ये पेट के बल सरकते हुए, ठीक है, जगन्नाथ स्वामी की दर्शन की थी इन्होंने, और रत्न आभूषण, ठीक है, ठीक है, अब रत्न आभूषण की भेंट इन्होंने चढ़ाई थी। तो जगन्नाथ स्वामी के दर्शन के लिए गए, पेट के बल सरकते हुए गए, रत्न आभूषण की भेंट चढ़ाई। अब पुरी के जो शासक थे उन्होंने इनका स्वागत किया, याद रखना, भव्य स्वागत करते हैं, ठीक है। अब जब ये लौट रहे होते हैं, क्लियर है, जब ये लौट रहे होते हैं तो उन्हें 16 पहियों का रथ प्रदान कर उन्हें रथपति की उपाधि प्रदान करते हैं, ठीक है। तो यहां तक क्लियर हुई, आपको समझ में आ गया होगा। तो उनका स्वागत किया जाता है, 16 पहियों का रथ उन्हें दिया जाता है, ठीक है। किसके द्वारा दिया जाता है? वहां के राजा के द्वारा, ठीक। और रथपति की उपाधि उन्हें प्रदान की जाती है। इसलिए आपको यहाँ पे 2 चीज मिल गया, ठीक है। क्या? ये उपाधि, कौन सी उपाधि इन्होंने धारण की थी? रथपति की। और एक क्या? एक किसके उपासक थे? ही वॉज द फॉलोअर ऑफ जगन्नाथ, ठीक है ना, जगन्नाथ स्वामी, जैसा भी आप ले लो, ठीक है। तीसरी चीज, जब ये रथपति की उपाधि ने धारण, ठीक है, धारण कर लिए, 16 पहियों का रथ इन्हें प्रदान की गई। तो जब ये बस्तर आए तो बस्तर आके इन्होंने, ठीक है, घोंचा फेस्टिवल या फिर घोंचा पर्व, ही स्टार्टेड द सेलिब्रेशन ऑफ घोंचा फेस्टिवल इन बस्तर दशहरा, पुलिंग चैरियट इन द बस्तर दशहरा, और बोल सकते हो मड़ई मेले की उन्होंने शुरुआत की, जो कि फेयर्स आप बोल सकते हो, इसकी शुरुआत इन्होंने की। तो इसीलिए आप पढ़ते हो कि इन्होंने घोंचा पर्व की शुरुआत की, बस्तर दशहरे की शुरुआत की, बस्तर दशहरे में रथ खींचने की परंपरा की शुरुआत की, बस्तर में मड़ई मेले की शुरुआत की, वो यहीं से की थी। तो ये स्टोरी आपको याद रहेगा, तो इसके बारे में सब कुछ आपको याद आ जाएगा। तो ये स्टोरी आपको नहीं भूलना है। क्विक रिवाइज करा देता हूँ। पुरी के जगन्नाथ स्वामी के दर्शन के लिए गए, जो पुरुषोत्तम देव है, पुरी के जगन्नाथ स्वामी के दर्शन के लिए गए। कहा जाता है कि पेट के बल, है ना, सरकते इन्होंने दर्शन किया था, और रत्न आभूषण इन्होंने चढ़ाई थी, ठीक है, ठीक है। पुरी के शासक द्वारा इनका स्वागत किया जाता है, ठीक है। और जब ये लौट रहे होते हैं तो 16 पहियों का रथ पुरुषोत्तम देव को प्रदान किया जाता है, ठीक है। और रथपति के साथ में जो है रथपति की उपाधि इन्हें धारण या फिर इन्हें प्रदान की जाती है। जैसे ही पुरुषोत्तम देव बस्तर आते हैं तो वो घोंचा पर्व की शुरुआत करते हैं, ठीक है। आपने सुना है, रथ खींचने की परंपरा की शुरुआत करते हैं, बस्तर दशहरे की शुरुआत करते हैं, ठीक है, बस्तर में मड़ई मेले की शुरुआत करते हैं, ठीक है। तो ये स्टोरी आपको याद रहेगा। तो पुरुषोत्तम देव के बारे में जो है सभी फैक्ट्स आपको याद आ जाएंगे, क्लियर है। तो अब यहाँ पे देख लेना, इनकी वाइफ का नाम कंचन कुंवर, बघेलिन, बस इतना ही है इनके बारे में। तो पुरुषोत्तम देव के बारे में भी आपको अच्छे से याद हो गया होगा। अब हम लोग चलते हैं, यहाँ पे याद रखना है आपको, हम लोग सीधा प्रतापराज देव के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन उसके पहले जयसिंह और नरसिंह देव भी, है ना, शासक थे,
तो कंटिन्यूटी के लिए याद रख लेना। इसके बाद जो है नरसिंह देव या फिर सबसे पहले जयसिंह देव। आप देखो अपने नोट किया होगा, है ना, किया होगा, वहाँ पे देखो जयसिंह और नरसिंह होगा, है ना, जिसके बारे में आपको नहीं पढ़नी है, फैक्ट्स नहीं मिलता, डायरेक्ट आ जाना। ठीक है, प्रताप राजदेव, इसको मैं एक साथ बताऊंगा। प्रताप राजदेव है और दूसरा है आपका, ठीक है, जगदीश राजदेव। ठीक है, जगदीश राजदेव। ऐसे ही करके लिख लेना। दोनों में गोलकुंडा के शासकों का जो है ना, शासकों द्वारा जो है आक्रमण हुआ है। अब सवाल उठता है, ठीक है, प्रताप राजदेव के समय में, ठीक, प्रताप राजदेव के समय में गोलकुंडा के शासक, याद रखना, मोहम्मद कुली कुतुब शाह, ठीक है, कुतुब शाह, इन्होंने आक्रमण किया था। ठीक, मोहम्मद कुली कुतुब शाह, इनके द्वारा आक्रमण किया गया था। और दूसरा जो जगदीश राजदेव है, ठीक, इनके शासनकाल में फिर से गोलकुंडा के शासक, ठीक है, मोहम्मद, ठीक है, अब्दुल्ला शाह, ठीक, मोहम्मद अब्दुल्ला शाह, अच्छे से लिख लेना, है ना, इनने आक्रमण किया था। तो ये दो चीज़ आपका हो गया। तो यहाँ तक कि आप बात करोगे जगदीश राजदेव और फिर प्रताप राजदेव। अब इसके बाद एक शासक आपको मिलता है वीर नारायण देव, वीर सिंह देव नहीं, वीर नारायण देव, उसके बाद वीर सिंह मिलता है। तो वीर नारायण के बारे में आपको नहीं पढ़ना, डायरेक्ट आ जाना। ठीक है, जो कि रहेगा आपका कितने भी नंबर का रहे, वीर सिंह देव। और दिक्पाल देव को भी मैं यहीं पे बता देता हूँ, दिक्पाल, ठीक है ना, देव, इसको अच्छे से लिख लेना, ऐसा वाला है ये, दिक्पाल देव। ये दोनों को एक साथ देख लेना, क्लियर है। तो वीर सिंह देव, ये राजपुर के किले का निर्माण इन्होंने कराया था। राजपुर, इसको अच्छे से लिख लेना, राजपुर के किले का निर्माण। आपके दुर्ग बोल के आ सकता है ना, फोर्ट्स। तो राजपुर के किले का निर्माण किसने कराया है, याद रखना, वीर सिंह देव ने कराया है। अब दिक्पाल देव ये दूसरी बार होता है जब ये राजधानी इनके शासकों द्वारा ट्रांसफर की जाती है, स्थानांतरित की जाती है। एक बार कब हुआ था, पुरुषोत्तम देव के समय में हुआ था, जो कि मधोता से चक्रकोट किया गया था। अब ये दूसरी बार होता है जो दिक्पाल देव ने, ठीक है, राजधानी स्थानांतरित करते हैं चक्रकोट से बस्तर। इनकी राजधानी क्या थी, बस्तर, मैंने बताया था। तो इस प्रकार इनकी राजधानी क्या थी, बस्तर थी। दूसरा इंपॉर्टेंट हो जाता है, इनके भी दंतेवाड़ा शिलालेख हमें प्राप्त होता है, जो कि छत्तीसगढ़ी, इसको अच्छे से लिखना, छत्तीसगढ़ी मिश्रित गद्य रूप में है। ठीक, तो दो आपने दंतेवाड़ा शिलालेख देख लिया, एक अन्नम देव के समय में देखा है, उनका दंतेवाड़ा शिलालेख देखा है। अब दूसरा देख रहे हो कि इनके बारे में दिक्पाल देव, इनके दंतेवाड़ा शिलालेख। अब इसमें आप देख रहे हो छत्तीसगढ़ी मिश्रित गद्य रूप में ये है। और उनके बारे में क्या देखा है, वो छत्तीसगढ़ी भाषा में लिखित पहला शिलालेख। ठीक है, तो ये अंतर, छोटे छोटे अंतर को देखना है और यही फंसाएंगे उन लोग। तो देख लेना, दिक्पाल देव तक की बात आपकी हो चुकी है। अब हम लोग चलते हैं, ठीक है, रक्षपाल देव, जो कि राजपाल देव है आपका। राजपाल देव के बारे में पढ़ेंगे। अगला शासक आपको पता है राजपाल देव, जो कि आपके, है ना, कितने नंबर के होंगे, 12वें नंबर के वो होंगे। राजपाल देव, याद रखना, राजपाल देव, ठीक है, उन्होंने एक उपाधि धारण की थी, राजपाल, ठीक, देव। तो राजपाल देव के बारे में याद रखना, उनकी उपाधि बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन से रूलर ने, ठीक है, प्रौढ़ प्रताप चक्रवर्ती की उपाधि धारण की थी, तो वो राजपाल देव है। दूसरी चीज, ही वॉज द, ठीक है, फॉलोअर ऑफ मणिकेश्वरी देवी। ठीक है, ये मणिकेश्वरी देवी के उपासक थे और इनका अन्य नाम रक्षपाल था, है ना, इसको भी आपको नहीं भूलना है, इनका अन्य नाम रक्षपाल था। तो राजपाल देव का अन्य नाम रक्षपाल था। प्रौढ़ प्रताप चक्रवर्ती की इन्होंने उपाधि धारण की थी, उपासक आपको याद रख लेना है, मणिकेश्वरी देवी, ठीक है ना, इसके ये क्या थे, उपासक थे। ठीक है, अब इनके यहाँ से, ठीक है ना, थोड़ा सा आपको समझना होगा, ठीक है, थोड़ा सा आपको वेरिएशन मिलेगा। कैसे देखेंगे, इनकी दो पत्नियां थी, यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, इनकी दो पत्नियां थी। आपको नाम पता ही होगा, एक बघेलिन है ना, एक क्या है, बघेलिन, और दूसरा है चंदेलिन। ठीक, दो पत्नियां थी, एक लिख लेना बघेलिन और एक चंदेलिन। याद रख लेना, बघेलिन के पुत्र का नाम दखन सिंह। ठीक है, दखन सिंह, याद रखना इसको। ठीक, दखन सिंह। चंदेलिन के दो पुत्र हुए, एक है आपके दलपत देव और एक है आपके प्रताप देव।
प्रताप राज ना करना, ठीक है। बहुत सारा कंफ्यूजन है, आपको नाम को थोड़ा सा अच्छे से ध्यान में देना होगा। प्रताप देव, क्लियर है। तो दलपत देव, प्रताप देव, और एक चीज़ याद रखना, जो वारंगल वाले हमने बताया था ना, वो शायद रुद्र प्रताप देव है, ठीक है। तो उसको क्रॉस चेक कर लेना, मैं स्क्रीन में लिखूंगा। अगर वो रुद्र प्रताप देव होगा तो दलपत देव है, ये प्रताप देव, ठीक। तो बघेलिन के पुत्र का नाम दक्षिण से, इसके ये चीज़ रहा। तो याद रखना, इसके भाई का नाम एक चीज़ हमें मिलता है, चंदेलिन का भाई, नोट करके लिखना, चंदेलिन का भाई, चंदेली होगा, ठीक है। तो चंदेलिन का भाई का नाम था चंदेल मामा, ठीक, चंदेल मामा। तो इतनी चीज़ आपको बात करना है राजपाल देव के बारे में। अब यहाँ से हम, ठीक है ना, स्टोरी को अच्छे से समझेंगे। अब जो ये चंदेल मामा होता है ना, ये काफ़ी, ठीक है, फ़ायदा उठाने के मूड में रहता है। जैसे ही राजपाल देव की मृत्यु हो जाती है, जो कि रक्षपाल देव हम लोग कह रहे हैं, जो अभी हमने पढ़ा है, ठीक है ना, उसकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है। जैसे मृत्यु हो जाती है, चंदेल मामा सत्ता को जो है कब्जा कर लेते हैं। हालांकि दलपत देव को मिलना चाहिए था, ठीक है, अगर ये वरिष्ठ रहा, शायद सब में भी वरिष्ठ थे, इनको मिलना था वो, लेकिन ये जो चंदेल है ना मामा है, ये सत्ता को कब्जा लेते हैं। इसलिए कहा जाता है कि पहली बार ऐसे होता है कि बस्तर का शासन एक घुसपैठिए मामा के हाथों में चला जाता है, ठीक है। और क्या बताऊं, तो अगला शासक क्या बने थे, चंदेल मामा, सत्ता पे कब्जा कर लेते हैं। पहली बार ऐसा होता है, तो ये प्रथम बार, ठीक है, ऐसा होता है जब बस्तर का शासन, ठीक है ना, किसी घुसपैठिए मामा के हाथ में चला जाता है। इसको अच्छे से लिखना, किसी घुसपैठिए मामा के हाथ, चंदेल मामा के हाथों में चला जाता है। यहाँ तक क्लियर हुआ। अब अगला शासक दलपत देव कैसे बनते हैं उसको देखो। तो अगला शासक आपको पढ़ना है क्या, दलपत देव। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि अब ये दलपत देव बनेगा कैसे। भाई अब राखी का मौसम, मतलब ठीक है ना, मौसम बोल दिया, अवसर आता है, ठीक है। तो अगला शासक बनते हैं दलपत देव। याद रखना, राखी का अवसर आता है, बहुत शुभ अवसर आता है जब दलपत देव, ठीक है, राखी का नेग लेके उसके दरबार में आते हैं। किसके, चंदेल मामा के, ठीक है, क्योंकि चंदेलिन अब राखी बांधना ही है भाई, है ना, भिजवाएगी। तो दलपत देव राखी का शुभ अवसर देख के राखी का नेग लेकर चंदेल, है ना, उसके दरबार में उपस्थित होते हैं और उसकी हत्या कर देते हैं। इस प्रकार दलपत देव, मतलब ही गॉट द थ्रोन, इस प्रकार जो है वो, ठीक है, सत्ता पे, ठीक है, अपने हाथों में ले लेते हैं। तो याद रखना, दलपत देव राखी का नेग लेकर, ठीक है, राखी के शुभ अवसर में राखी का नेग लेकर, इसको आप लिख सकते हो, ठीक है, चंदेल मामा के दरबार में उपस्थित होते हैं और उसकी हत्या कर देते हैं और इस प्रकार वो सत्ता प्राप्त करते हैं। अब दलपत देव के समय आप एक चीज पढ़ते हो कि इन्होंने भी अपनी राजधानी ट्रांसफर की थी। अब ये जगदलपुर करते हैं, लेकिन उसके पहले याद रखना 1770 का अंडर द लीडरशिप ऑफ नीलू पंत, है ना, मराठाज इन्वेडेड ओवर द बस्तर रीजन। तो 1770 ईस्वी में, ठीक है, नीलू, ठीक है, पंडित, मैं पंत कहा था क्या, नीलू पंडित के नेतृत्व में, इसको लिखो, अच्छे से लिखो, नेतृत्व में, है ना, ठीक है, नेतृत्व में, ठीक है, भोसलाओं ने, इसे मराठाओं भी बोल सकते हैं, है ना, भोसलाओं ने बस्तर रीजन पर आक्रमण किया। तो नीलू पंडित के नेतृत्व में 1770 ईस्वी में, ठीक है ना, ठीक, भोसलाओं ने या फिर मराठों ने, ठीक है, बस्तर क्षेत्र पर आक्रमण किया। इसलिए कहा जाता है कि दलपत देव वो शासक है जिनके समय में प्रथम भोसला आक्रमण हुआ था। तो किस काकती रूलर के शासनकाल में, ठीक है, प्रथम भोसला आक्रमण हुआ था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। तो याद रखना कौन है वो, दलपत देव है। तो यहाँ तक की चीज़ें आपकी क्लियर हुई। और इसी भय से, ठीक है, भोसलाओं के भय से ही इन्होंने अपनी राजधानी स्थानांतरित की थी, जो कि कहाँ से हो जाएगी, अब बस्तर से जगदलपुर। इसको लिखो, इसी के भय से, भोसलाओं के भय से इन्होंने अपनी राजधानी, ठीक, बस्तर से जगदलपुर स्थानांतरित की। यहाँ तक एकदम क्लियर हुई है। दलपत देव के 2 पुत्र हुए। तो इधर मैं मिटा दूं, ये वाला कहानी खत्म हो गया, आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो एक एक करके देखना है ना, अगर समझ नहीं आता एक बार और वीडियो देख लेना, ठीक है, व्यूज़ के लिए नहीं, आपको समझने के लिए, आपको समझ आने के लिए। व्यूज़ तो हमारी आती नहीं है भाई, 2-4 ही देखते हैं, है ना, तो उतना वो है नहीं, अपने समझ के लिए एक बार और देख लेना, आपको समझ में आएगा। दलपत देव के 2 पुत्र हुए, ठीक है, एक का नाम था अजमेर सिंह और दूसरा तो महामूर्ख इंसान था
जो कि दरिया देव था। इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बस्तर की स्वतंत्रता समाप्त कर देते हैं ये। बस्तर स्वतंत्र राज्य हुआ करता था, ठीक है। जैसे ही शासक बनते हैं बड़ा षड्यंत्र रचेंगे। अभी आपको पता होगा, हलवा विद्रोह के बारे में भी पता होगा। इसके बाद हलवा विद्रोह आता है। तो जैसे ही ये शासक बनते हैं ये दुश्मनी शक्तियों से हाथ मिला लेते हैं, ठीक है। तो उससे क्या होता है भाई, किससे मिलाएंगे? भोसले से मिलाएंगे, जयपुर शासक से मिलाएंगे, अंग्रेजों से मिलाएंगे, वही तो दुश्मन है, ठीक है। उनसे हाथ मिला लेते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार जो है वो उनके अधीनता स्वीकार करते हैं। तो बस्तर की स्वतंत्रता समाप्त हो जाती है। बस्तर एक टैक्स पेइंग स्टेट बन जाता है, ठीक है, करद राज्य बन जाता है। तो इसलिए ऐसा मैं कह रहा हूँ, किसी के लिए ऐसे वर्ड यूज कर रहा हूँ ना तो कुछ वजह से ही कर रहा हूँ, है ना। तो याद रखना, इसके 2 पुत्र थे, अजमेर सिंह और दरियादेव। दलपत देव की मृत्यु के बाद, ठीक है, दलपत देव की मृत्यु के बाद, एक भी पेन अच्छे से नहीं चल रहा है, मृत्यु के बाद, ठीक है, ये दोनों भाइयों में, ठीक, दोनों भाइयों में उत्तराधिकार का संघर्ष छिड़ जाता है। उत्तराधिकार का संघर्ष होता है। आरंभिक तौर पर अजमेर विजयी होते हैं और सत्ता इस प्रकार उन्हें प्राप्त होती है। अजमेर क्या होते हैं? आरंभिक तौर पर विजयी होते हैं। सत्ता संघर्ष स्टार्ट हो गया है, ठीक है। दोनों भाइयों में उत्तराधिकार का सत्ता संघर्ष स्टार्ट होता है। दलपत देव की मृत्यु के बाद स्टार्ट होता है। इनिशियली अजमेर सिंह जीतते हैं, अजमेर सिंह विजयी होते हैं और इस प्रकार उन्हें सत्ता मिलता है। तो अगला शासक क्या बनते हैं? अजमेर सिंह बनते हैं। ये दोनों को एक साथ देख लो, है ना। यही भी मैं बता दे रहा हूँ, दलपत देव पे ही बता दे रहा हूँ, जो कि आपके अजमेर सिंह भी खत्म हो जाएगा। यहाँ पे दरिया देव, इसके बारे में भी डिटेल खत्म हो जाएगा, ठीक। हम लोग उसके बाद डायरेक्ट बात करेंगे जो कि महिपाल देव आएगा, ठीक है। तो इसको अच्छे से देखना, एक ही चीज़ में ख़त्म करो। तो यहाँ तक की चीज़ें क्लियर हुई। तो जैसे ही अजमेर सिंह सत्ता पे, है ना, बैठते हैं, फिर उन्हें सत्ता प्राप्त होती है। अब इनकी तो, है ना, मतलब इनको जलन तो होगी ही, ठीक है। तो इस प्रकार जो दरिया देव अब षड्यंत्र रचने के बारे में सोचते हैं और दरिया देव षड्यंत्र रचते हुए या फिर रचने की फिराक में, याद रखना, ठीक है, दुश्मनी, ठीक है, शक्तियों से हाथ मिलाते हैं। किनसे किनसे? ये भोसला शासक, याद रखना, भोसलों से, ठीक है। दूसरा जयपुर शासक विक्रम देव, लिख लेना, विक्रम देव से, और अंग्रेज अधिकारी जॉनसन, ठीक है, इनसे हाथ मिलाते हैं। किस लिए मिलाते हैं? कि हमें अजमेर को हराना है। अब क्योंकि ये लालची इंसान था, इसे सत्ता चाहिए था, ठीक है। तो ये इससे हाथ मिलाते हैं, तो ये षड्यंत्र रचते हैं। अब इससे हलवा विद्रोह का जन्म होता है। यहाँ से आपको समझना है, क्योंकि बहुत सारे विद्रोह, अब इसकी चर्चा होगी, है ना, लेकिन उसको मैं अलग वीडियो लाऊंगा। लेकिन यहाँ पे देखेंगे, यही से हलवा, इधर मिटा रहा हूँ, हलवा विद्रोह का जन्म होता है, ठीक है, याद रखना। और भोसलों के सैन्य मदद से, जो कि ताकतवर सैनिक थी भोसलों के पास, सैन्य मदद से ये, ठीक है, दरिया देव का सपना पूरा होता है। अजमेर सिंह मारा जाता है। और अजमेर सिंह, ठीक है, मारा ही नहीं जाता, साथ ही साथ जो है अब उसके समर्थन में हलवा जनजाति के लोग थे, काफ़ी हलवाओं का रक्तपात होता है। क्लियर है? तो भारी मात्रा में हलवाओं को नुकसान झेलनी पड़ती है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। तो एक चीज़ याद रखना, ठीक है, यहाँ पे हम लोग लिखने वाले हैं। तो भोसले और जयपुर शासक हो गया, जॉनसन हो गया, आगे कोटपाट की संधि होगी, उसको मैं बताऊंगा। तो इनसे हाथ मिलाते हैं, ठीक है। और भोसलों के सैन्य सहायता से, ठीक है, दरिया देव का सपना पूरा होता है। इसको भी आपने लिख लिया होगा। और इस प्रकार जो है दरिया देव सत्ता पर आते हैं। हलवा विद्रोह की बात मैंने कर ली, जो जो बोला हूँ वैसे वैसे आप लिख के रखना, लास्ट में मैंने बताऊंगा, ठीक है, मैं बताऊंगा। तो दरिया देव अगले सत्ता पे ये आते हैं। याद रख लेना, जैसे भी 1774 में हलवा विद्रोह होता है, जो कि 1774 से 1777 तक चलता है, याद रखना, है ना, 1777 तक चलता है। तो हलवा विद्रोह 1774 में होता है। ये ना सिर्फ उत्तराधिकार का विद्रोह होता है, बल्कि इसमें हलवाओं का, ठीक है, हलवाओं को भारी मात्रा में नुकसान झेलनी पड़ती है। क्लियर है? तो ये हलवा विद्रोह की चर्चा यहाँ पे कर सकते हो। अब हलवा विद्रोह के अंत जैसे होता है, जो 1777 में इसका अंत होगा, तो ऐसे कहा जाता है कि हलवा विद्रोह के अंत से ही चालुक्य वंश का छत्तीसगढ़ में, ठीक है, अंत होता है। अभी चालुक्य वंश क्यों कहा जा रहा है, आपको बताया था। चालुक्य बोल के आ सकता है, ठीक है, और काकती बोल के आ सकता है, ठीक है। तो इस प्रकार आपको यहाँ तक की बात करनी है। एक चीज़ और, अब ये हलवा विद्रोह ये उत्तराधिकार का विद्रोह हुआ, ठीक है। ये हलवा विद्रोह में परिवर्तित हो, क्योंकि हलवाओं का समर्थन अजमेर को मिलेगा, ठीक है। तो हलवा विद्रोह की जिक्र ऐसे आप करेंगे। तो हलवा विद्रोह के बारे में डिटेल में और हम लोग पढ़ेंगे। इसके बाद और जितने भी आएगा, जैसे दरिया देव के समय में हालांकि विद्रोह नहीं था, भोपालपट्टनम का संघर्ष आएगा, उसके बारे में भी पढ़ेंगे।
तो यहाँ तक स्टोरी मिस मत करना। इसके बाद हम लोग चलते हैं। अब दरियादेव सत्ता में आ गया है ना, कैसे आपको पता चला। लेकिन जैसे ही होता है, जो आपके हल्बा विद्रोह होता है, जो उत्तराधिकार का संघर्ष होता है, ठीक है, इसके बाद जैसे ही होता है तो कोटपाड़ की संधि होती है। चूंकि दरियादेव ने षड्यंत्र रचने की फिराक में, फिर षड्यंत्र रचने के लिए किनसे हाथ मिलाया था? भोसलों से हाथ मिलाया था, जयपुर के शासक विक्रम देव इनसे हाथ मिलाया था, और जो अंग्रेज अधिकारी जॉनसन से इन्होंने हाथ मिलाया था। अब ये ऐसी थोड़ी मानेंगे, इनकी मदद ऐसी थोड़ी करेंगे, ये भी शर्त रखेंगे, क्योंकि इन्हें तो भाई है ना, आपको पता ही है, लूट नहीं है, तो ये भी शर्त के साथ मंजूर होते हैं कि हाँ भाई हम आपकी हेल्प करेंगे, ठीक है। तो इसलिए कोटपाड़ की संधि होती है, ये संधि करना आवश्यक था। ये किन के बीच होती है? सबसे पहले तो 6 अप्रैल, ठीक है, इसको अलग से लिख लेना, 6 अप्रैल, ठीक है, 1778 इस दिन होती है। किन के बीच होती है? दरियादेव तो रहेगा ही, ठीक है, भोसलों के बीच होती है। लेकिन भोसलों की तरफ से है ना, उसके शासक सीधा ना आके, जो कि ठीक है बिंबा जी थे, तो बिंबा जी जो कि आपके है ना भोसला शासक थे, बिंबा जी थे, ये सीधे ना आके ये अपने प्रतिनिधि को भेजा था। तो बिंबा जी के बीच नहीं हुआ, याद रखना, दरियादेव हुआ और भोसलो शासकों के प्रतिनिधि कौन, याद रखना, यहाँ पे प्रतिनिधि लिख लेना है ना, प्रतिनिधि अवीर राव। एक एक चीज को बहुत आराम से इसलिए बोल रहा हूँ आपको, आप मिस ना करना है ना कोई भी चीज। अवीर राव और साथ में अंग्रेज अधिकारी कौन? जॉनसन। मैं क्विक रिवाइज कराऊंगा, वहां पे और अच्छे से समझ में आएगा। जॉनसन, इनके बीच में क्या होता है? संधि होता है, क्योंकि इसको आप कुछ मांगेंगे भाई, इनने मदद की है, बस ऐसे समझ लो आप, ठीक है। तो कोटपाड़ की संधि होती है 6 अप्रैल 1778 को होती है, 74 लग रहा होगा, 78 को होती है। दरियादेव भोसलों के प्रतिनिधि, बिंबा जी के प्रतिनिधि कौन थे? अवीर राव, जॉनसन के बीच में संधि होती है, ठीक है, एकदम क्लियर है। एक चीज और यहाँ पे आएगा, जो कि इसको तो भूल गया ना, जयपुर शासक, जयपुर शासक कौन है? विक्रम देव, इसको भी आप लिख लेना, विक्रम देव। इनके बीच में क्या होती है? संधि होती है। अब इस संधि में कुछ इन्हें मिलेगा, तो क्या क्या मिलता है उसको इधर आपको देखना है, ठीक है। तो मैं इधर आप ठीक है, इसको मिटा के बता रहा हूँ। तो जयपुर के जो शासक विक्रम देव देख रहे हो, ठीक है, उसे रायगढ़, चुकचुड़ा, पोड़ागढ़, ठीक है, इसको याद रखना, रायगढ़ हो गया, चुकचुड़ा, पोड़ागढ़ और कोटपाड़। इस संधि के तहत पहला जयपुर के शासक को क्या मिलता है? जयपुर शासक कौन था? विक्रम देव था, उसको क्या मिलता है? पहला रायगढ़, मैं जल्दी इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि बहुत सारी चीज़ों पे और बात करनी। रायगढ़ हो गया, चुकचुड़ा हो गया, ठीक है, उसके बाद मैंने क्या कहा है? पोड़ागढ़ और कोटपाड़, इसको लिख लो। यह क्षेत्र मिलता है, क्यों मिल रहा है? क्योंकि इन्होंने हेल्प किया है, सीधी बात है। दूसरा चीज़, भोसलों को क्या मिलता है? ठीक है, भोसलों को क्या फायदा होता है, ये इंपॉर्टेंट है, जो कि कोटपाड़ की संधि का परिणाम भी आपको देखने को मिलेगा, है ना। भोसलों की सीधी सी बात है, जो आपके दलपत देव है, दलपत देव ने भोसलों की अधीनता, इनके छत्र छाया में शासन करने को स्वीकारा, भोसलों की अधीनता स्वीकारा या फिर स्वीकारी, ठीक है। पहला चीज, भोसला क्या जो आपका दलपत देव है क्या बना? ठीक है, भोसलों के अधीन प्रथम काकती रूलर। क्या कहा मैंने? पहला भी इसको आप लिख सकते हो, भोसलों के अधीन आपको बोले पहला, ठीक है, काकती, ठीक, पहला काकती रूलर, ठीक है, इसको अच्छे से लिख लेना, काकती रूलर, ठीक है ना। कौन बने? दलपत देव बने। दो चीज, तो भोसलों के अधीन पहला काकती रूलर दलपत देव, दूसरा भोसलों की अधीनता इन्होंने स्वीकारी, ठीक है। तीसरा चीज याद रखना, 59,000, ठीक है, 59,000 प्रति वर्ष, है ना, ये टकोली है, याद रखना, 59,000 टकोली प्रति वर्ष, पर ईयर, भोसलों को देने का वादा किया। तो इनने मंगा ही होगा, खुद ही थोड़ी करेगा, ठीक है, इसको भी आपको समझना है। तो 59,000 टकोली पर ईयर देने का इन्होंने वादा किया। साथ में भोसलों ने भी वादा किया, याद रखना, वादा किया कि जब तक आप टकोली देते रहोगे हम आपके राज्य में कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे। लेकिन वो अपने इनके अधीन ही, भोसलों के अधीन ही रह के शासन करते रहेगा, और हर वर्ष क्या देते रहेगा? 59,000 टकोली वो देते रहेगा। अब इंपॉर्टेंट होता है कि कोटपाड़ की संधि का रिजल्ट क्या हुआ, जो कि यहीं पे छुपा हुआ है, ठीक है। पहली बात, दरियादेव भोसलों के अधीन पहला काकती रूलर बना। यहीं से क्या निकल के आता है? इससे बस्तर की स्वतंत्रता, ठीक है, इसको अच्छे से लिख लेना, स्वतंत्रता समाप्त हो गई, क्योंकि अब तक वो स्वतंत्र राज्य हुआ करता था, अब अधीन में आ गए, ठीक है। बस्तर की स्वतंत्रता, ठीक है, समाप्त हो गई। 59,000 टकोली देने के लिए वादा कर रहा है,
ठीक है। तो दूसरा चीज है बस्तर एक करद राज्य बन गया। बस्तर की स्वतंत्रता समाप्त हो गई, बस्तर एक करद राज्य बन गया। बस्तर का शासन जो है, ठीक है, मराठों के नियंत्रण में आ गया। याद रखना बस्तर है, इन्हीं के शासनकाल में। याद रख लेना कौन है आपके, दलपत देव बोल रहा था कि अब तक मैं, ठीक है, इसको दरिया देव लिख लेना। मैं दलपत देव बार बार बोल रहा था क्योंकि यहाँ पे दलपत देव लिखा गया था। हम लोग दरिया देव के बारे में बात कर रहे थे, इसको आपको अच्छे से देखना है, थक भी लग चुकी है ना। तो दरिया देव था, याद रखना, ठीक। दरिया देव, जो अब तक मैंने दलपत दलपत बोला है ना, दलपत के बारे में तो हम लोग कब कब पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो दरिया देव था, याद रखना। यहाँ पे मैंने क्या बोल दिया है, दलपत देव, ठीक है, दरिया देव, ठीक। तो जहाँ जहाँ मैंने अभी दलपत देव कहा था, क्योंकि भाई पढ़ाते पढ़ाते यहाँ पे मैं देखते गया तो यहाँ पे दलपत देव लिखा हुआ था, है ना। तो इसको आपको एक बार केयर करना है। जितने भी जगह मैंने दरिया देव का दलपत देव कहा है वो दरिया देव कर लेना। दरिया देव के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे, ठीक है। तो लास्ट लेक्चर और याद रखना, दरिया देव की शासनकाल में, ठीक, बस्तर जो है छत्तीसगढ़ का अभिन्न अंग बना। मेरे को लगता है पूरा अगर पढ़ाऊँ तो फिर बहुत ज़्यादा टाइम हो जाएगा। इतने टाइम में सिर्फ इतने ही पढ़ा पाया। हम लोग काकती 1 काकती 2 कर लेंगे। आज काकती 1 था, कल काकती 2 आपके पास आ जाएगी। तो कल पार्ट 2 वीडियो रहेगा काकती वंश का, है ना। मैं चाह रहा था कि पूरा चला लूँ क्योंकि बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि आगे हमें विद्रोह भी पढ़नी है। मेरे को जब तक मैं कलचुरी ख़त्म ना करूँ, कलचुरी मराठा सबकी बात ना करूँ, मुझे चैन नहीं आएगा, क्योंकि मैं आधुनिक भारत की वेट कर रहा हूँ। उसके बाद हम लोग जो है बहुत तेज़ी से आगे बढ़ने वाले हैं। तो ये रहा आपका काकती डायनेस्टी पार्ट 1। पार्ट 2 कल आपकी आ जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद।